हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी कक्षा 8वीं का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ये आपके विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं चैप्टर 1 जो था आपका पार्ट नंबर 1 जो था उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ और साथ साथ उसके जो प्रश्न उत्तर थे उसका भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु क्या होते हैं इन सब के बारे में। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है आपका सूक्ष्म जीव। वे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं इन्हें हम अपनी आंखों से, अपनी आईज से देख नहीं सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, यानी कि छोटे होंगे तभी तो आंखों से देख नहीं पाएंगे, तो ये आकार में बहुत छोटे होते हैं जिनको हमारी साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो कुल मिला के आपको ये बात समझ में आ गई कि सूक्ष्म जीव का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि इन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। तो वो जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उन्हें ही सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगले पेज पर चलते हैं और समझते हैं चित्र के माध्यम से कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, ये हमारी आंखें हैं, ठीक है। और ये जो है ये एक यंत्र रखा हुआ है जिसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहा जाता है, या फिर ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप बोलते हैं ना, वो है। और ये यहाँ पर अलग अलग टाइप के सूक्ष्म जीव जो है उनको लिया गया है। तो आंखों से हम देखेंगे किसके अंदर, आंखों से हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शी यंत्र में, या फिर आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है यानी कि माइक्रोस्कोप जो है उसके अंदर देख सकते हो। और उससे अगली साइड में आपका जो जीव है, बैक्टीरिया जो है सूक्ष्म जीव, वो रखे रहते हैं। ये कई तरीके के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जैसे प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस, इन सब को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ये जो यंत्र यहाँ पर दिखा रखा है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और ये वाला सिंपल माइक्रोस्कोप है, यानी कि ये तो सरल सूक्ष्मदर्शी है और ये वाला आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। इनकी सहायता से ही हम सूक्ष्म जीवों को देख पाते हैं। चलिए और ज्यादा डीप जानते हैं अगले पेज पर मूव करके। सूक्ष्म जीवों के प्रकार की बात करें तो यहां पर इसके मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आपका बैक्टीरिया। पहला प्रकार कौन सा है? बैक्टीरिया। दूसरा प्रकार है आपका कवक। दूसरा प्रकार है आपका कवक। और तीसरा प्रकार है प्रोटोजोआ। तीसरा प्रकार आपका प्रोटोजोआ। और चौथा प्रकार है आपका शैवाल। ठीक है, तो ये जो 4 प्रकार के बताए गए हैं ये आपके सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं। ये यहाँ पर आप इनको चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं। ये पहला जो चित्र दिखाया है ये आपके बैक्टीरिया का है। ये दूसरा जो इस तरीके के आपने देखा भी होगा, प्लांट्स लगे रहते हैं छोटे छोटे, ये कहीं पे जहाँ कुर्डी वगैरह जो होते हैं गाँव में वहाँ पर, तो वहाँ पर ये कवक है एक तरीके से। इस टाइप के जो होते हैं ये प्रोटोजोआ। और ये शैवाल पानी वगैरह के अंदर भी आपने देखे होंगे, हरे रंग की काई जो जमी रहती है वो वाली शैवाल है। नोट, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। विषाणु जिसे वायरस भी कहा जाता है ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव ही होता है, लेकिन ये सूक्ष्म जीवों के 4 वर्गों में नहीं गिना जाता। यानी कि आप ध्यान में रखना कि सूक्ष्म जीवों की मुख्य 4 ही प्रकार हैं, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जबकि वायरस है उसी का प्रकार, लेकिन इन 4 में नहीं गिना जाता। वहीं विषाणु यानी कि वायरस, इसके द्वारा फैलाए जाने वाले जो रोग हैं उनमें पहला है आपका जुखाम, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू हो जाता है, पोलियो या फिर खसरा। ये जो यहाँ पर बीमारियों के नाम बताए हैं ये सभी बीमारियां विषाणु यानी कि वायरस द्वारा फैलाई जाती हैं। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ डिस्कस करते हैं अपन वो जीवाणु द्वारा फैलाए जाने वाले रोग। पिछले पेज पे अपन ने विषाणु द्वारा देखे थे। टाइफाइड और अक्षय रोग जो होते हैं, कौन सा? एक तो आपका टाइफाइड और एक अक्षय रोग, यानी कि जो आपकी चमड़ी से संबंधित जो बीमारी हो जाती हैं वो जीवाणु द्वारा फैलाई जाती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ द्वारा अतिसार और मलेरिया नामक बीमारियां होती हैं। तो ध्यान रखना
प्रोटोजोआ से अतिसार और मलेरिया, वहीं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से टाइफाइड और अक्सर रोग होता है। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये कि एक्चुअल में ये सूक्ष्म जीव पाए कहाँ जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव मरुस्थल यानी कि जो रेतीली जमीन होती है वहां पर एवं दलदल में पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल और दलदल में। ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जितने भी जीव जंतु होते हैं और मनुष्य होता है उनके शरीर में भी पाए जाते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हो, यहाँ पर जो ये मिट्टी है ये दलदली मिट्टी है, और यहाँ से थोड़ी मिट्टी इकट्ठी करके अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे यानी माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप इजीली इन सूक्ष्म जीवों को देख पाओगे। ओके, नाउ सूक्ष्म जीव कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे मित्र के रूप में भी होते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, आप लोग दही खाते हो ना, तो उसके अंदर भी इसका उपयोग होता है। ब्रेड, केक, जैसे बर्थडे केक होता है ना, इन सब के बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हमारे खाने वाली चीजों में हेल्पफुल है, इसलिए हमारे ये सूक्ष्म जीव कौन से होंगे, मित्र सूक्ष्म जीव होंगे। सूक्ष्म जीवों की मदद से बहुत सारी दवाइयां भी बनाई जाती हैं, यानी कि इन सूक्ष्म जीवों की हेल्प से हम विभिन्न प्रकार के मेडिसिन भी बनाते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी किया जाता है, यानी कि दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, दवाइयां बनाने में, अल्कोहल बनाने में और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में इनकी हेल्प ली जाती है। इसलिए ये सूक्ष्म जीव हमारे मित्र सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, पेनिसिलियम रोकफोर्टी यहाँ पर मिलाया गया है मक्खन के अंदर और फिर मक्खन को पकाया जाता है। तो इससे मक्खन जो है वो आपका ब्लू कलर के डब्बों के साथ तैयार हो जाता है। ये होती है ब्लू मक्खन बनाने की प्रक्रिया। तो मक्खन को ब्लू करने के लिए जो यहाँ पर आपको बैक्टीरिया बताया गया है वो ये वाला है, और इसकी सहायता से अपन ब्लू मक्खन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना सूक्ष्म जीव जो होते हैं मित्र के रूप में कहां कहां उपयोग में ले सकते हैं। ओके, नाउ उसके बाद में है हमारा जो सूक्ष्म जीव है ये दही में भी पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस नाम का। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन को मिल जाता है देखने को कि कौन सा जीवाणु या कौन सा बैक्टीरिया आपके दही में पाया जाता है। तो ये है लैक्टोबैसिलस। क्या है, लैक्टोबैसिलस, जो दूध को यानी कि दूध को दही में बदल देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जीवाणु या ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदल देता है। तो आपको एग्जाम में उसका आंसर लिखना होगा लैक्टोबैसिलस। ये यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले दूध जो है इसमें दही मिला दिया। ओके, फिर यहाँ पर कुछ आप देख रहे हो लैक्टोबैसिलस के कारण ये दूध दही में बदल जाता है। जब ये दही बनता है यहाँ पर तो इसके अंदर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे खूब सारे बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। तो याद रख लेना, दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट को कि किण्वन क्या होता है। किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, चीनी जो कि शुगर होती है ना अपने, उसको अल्कोहल में परिवर्तन करने की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। याद रखना, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या होती है, किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। लुई पास्चर नाम का कोई वैज्ञानिक था जिन्होंने 1857 यानी 1857 में किण्वन की खोज की थी। फर्मेंटेशन या किण्वन की खोज किस साइंटिस्ट ने की है, लुई पास्चर ने। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक बैक्टीरिया टाइप से है, यीस्ट, जो कि फर्मेंटेशन के अंदर, इसके अंदर आपने चीनी मिलाई, इधर से ईस्ट बनाई और ये आपके अल्कोहल में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है ईस्ट और चीनी को मिक्स करके अल्कोहल में बदलने का, इसे ही कहते हैं किण्वन। ओके, तो किण्वन क्या होता है, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ओके, नाउ देखते हैं प्रतिजैविक क्या होते हैं। प्रतिजैविक, जिन्हें एंटीबायोटिक भी कहा जाता है। एंटीबायोटिक वह औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। यानी एंटीबायोटिक क्या होगी, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उन्हें खत्म करने में हमारी सहायता करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें एंटीबायोटिक या फिर प्रतिजैविक कहते हैं, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। यानी
हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव बढ़ते जा रहे हैं, जो हमें बीमार कर रहे हैं, उनकी वृद्धि को ये रोक देने में सहायक होती हैं। उन्हें प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आप देख सकते हो इस टाइप के जो कैप्सूल्स, अक्सर जब आप बीमार हो जाते हो या आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो वो इस टाइप के कैप्सूल जो खाते हैं, है ना, तो खाने के बाद में वो देखते हो कि आप कुछ समय बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। तो वो जो कैप्सूल खाया गया है वही है एंटीबायोटिक। वही क्या है? एंटीबायोटिक, या फिर आप उसे प्रतिजैविक कह सकते हो। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे शरीर में इस टाइप के कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जब हम इस एंटीबायोटिक को खाते हैं ये अंदर जाके उसके ऊपर अपनी पावर को डिजोल्व कर देती है, केमिकल को, और उन बैक्टीरिया को किल कर देती है। किल का मतलब मार डालती है उनको। ओके, तो इस तरीके से एंटीबायोटिक का यूज भी लिया जाता है। नाउ अब देखते हैं उपयोग कि एंटीबायोटिक के क्या क्या उपयोग हैं। तो पहला उपयोग है पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना, यानी छोटे छोटे जो जीव जो पशुओं के शरीर में जाके उन्हें बीमार कर देते हैं, उनको उनके शरीर में जाने से रोकने में सहायता करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट है प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। यानी बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणुओं की वजह से या सूक्ष्मजीवों की वजह से बीमार हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी रोग नियंत्रण करने के लिए बैक्टीरिया का यूज लिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो चित्र के माध्यम से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन किल कर देता है। यानी कि हमारे शरीर में जितने भी बैक्टीरिया लगे होते हैं उनको किल कर देता है। किल का मतलब मार डालता है। ठीक है। इन्फेक्शन की ग्रोथ को स्लो कर देता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में कहीं पर कोई चोट वगैरह लग जाती है, तो कभी कभी डॉक्टर कहते हैं ना कि इसका इन्फेक्शन फैल रहा है, तो उस इन्फेक्शन को भी कम करने में ये सहायता करते हैं। बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंस आती है, यानी रुकावट आती है, वो एक बाधा बन के खड़ी हो जाती है। बाधा यानी कि आगे उस बीमारी को बढ़ने नहीं देते। तो आप देख सकते हो कि आपके जो एंटीबायोटिक्स हैं वो कहाँ कहाँ हेल्प कर रहे हैं? पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकने में, और साथ साथ जो पौधे होते हैं उनके अंदर रोग नियंत्रण करने में। ओके, नाउ अब देखते हैं वैक्सीन्स, यानी कि टीका। अक्सर आप देखते हो ना कि डॉक्टर ऐसे आपके कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो उसे ही कहा गया है वैक्सीन या फिर टीका। ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, चलिए देखते हैं। वैक्सीन सूक्ष्म जीवों की बनी होती है। वैक्सीन कौन से जीवों की बनी होती है? सूक्ष्म जीवों की। कौन से सूक्ष्म जीव? जो अपने पीछे पड़े थे ना, हमारे मित्र सूक्ष्म जीव जो थे, उनकी बनी हुई होती है। ठीक है। वैक्सीन के टीके का प्रयोग आमतौर पर हैजा, अक्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि टीके जो लगाए जाते हैं हैजा के, अक्षय के और चेचक और हेपेटाइटिस डिजीज जो होते हैं, बीमारियां जो होती हैं, उन सबको रोकने के लिए लगाए जाते हैं। हमारा शरीर अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है। जब कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ने से रोकती है। वैक्सीन टीके के अंदर मृत अवस्था में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यानी जो टीके लगाए जाते हैं उसके अंदर कौन से टाइप के बैक्टीरिया, उसमें कौन से टाइप के आपके प्रतिजैविक होते हैं, यानी एंटीबायोटिक होते हैं, वो मृत जीव ही पाए जाते हैं, जिससे शरीर उन्हें पहले ही समझ लेता है और दोबारा आने वाले सूक्ष्म जीवों को भी मार देता है, जिससे बीमारियां खत्म हो जाती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया बढ़े हुए हैं, उन्हीं के मृत बैक्टीरिया हमारे शरीर में इस वैक्सीन के द्वारा डाल दिए जाते हैं, जिससे हमारा शरीर इन मृत को पहले ही पहचान लेगा कि ये हमारे शरीर के एनिमी हैं। तो इनको मारने के लिए जैसे शरीर खुद से एक पावर तैयार करेगा, वो पावर जो शरीर के अंदर पहले से जो बैक्टीरिया मौजूद हैं उनको मारने में भी हेल्प करती है। ओके, तो वैक्सीन का मतलब आप समझ गए कि हमारे शरीर में जो हम इंजेक्शन लगवाते हैं वो वाली। ठीक है। नाउ अब देखते हैं चेचक। चेचक जो है एक स्मॉल पॉक्स के नाम से जाने वाली बीमारी है। इस टीके की खोज ब्रिटिश चिकित्सक थे एडवर्ड जेनर। याद रख लेना इनका नाम कि एडवर्ड जेनर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1796 में इसकी खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने। कब की है? 1796 में। आप देखते हो कि अक्सर आपकी फैमिली में
आपके रिलेशन में किसी ना किसी के ऐसे पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, खूब सारे धब्बे से धब्बे हो जाते हैं, है ना। तो इसे ही कहा जाता है स्मॉल पॉक्स। तो उसको ठीक करने के लिए एक वैक्सीन तैयार की गई, एक टीका तैयार किया गया। वो फर्स्ट टाइम 1796 में एडवर्ड जेनर के द्वारा ही किया गया था। इसी वजह से एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाने लगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हानिकारक सूक्ष्मजीव। अभी तक अपन ने जो देखे वो वाले देखे जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल थे। अब देखेंगे जो एनिमी है। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले एक्सेस सूक्ष्मजीवों को रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर में बीमारियां पनपाते हैं, बीमारियां बनाते हैं, उन्हें रोगाणु या फिर रोगजनक सूक्ष्मजीव कहा जाता है। नंबर 1, सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे खाने की चीजों को खराब कर देते हैं। सूक्ष्मजीव पौधों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि हमारे शरीर में बीमारियां पैदा करेंगे, हमें खुद को बीमार कर देंगे, खाने की चीजों को खराब कर देंगे और पौधों में बीमारियां उत्पन्न कर देंगी। तो ये हमारे लिए काफी हानिकारक होते हैं। ओके नाउ अब देखते हैं मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु यानी अपन सांस लेते हैं ना, वो जल जो अपन पीते हैं वो वाला, और भोजन तथा अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते उन्हें संचरणीय रोग कहा जाता है। संचरणीय रोग कौन से कहलाते हैं? मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं अपना सांस ले रहा हूं, बगल में मेरा फ्रेंड भी खड़ा है, ठीक है, और मान लीजिए कि मुझे किसी बैक्टीरिया वायरस ने बीमार कर रखा है, तो मैं जब सांस लूंगा इस एयर के थ्रू लूंगा और वही एयर मेरे फ्रेंड के पास भी जा रही होगी, तो वो मेरे से वो बीमारी अपने फ्रेंड में ट्रांसफर हो जाती है। तो वायु द्वारा भी जो रोग फैलता है उसे संचरणीय रोग कहा जाता है। ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर किसी मटके वटके में पानी रखा हुआ है, ओके, वो पानी मैं पी रहा हूं और वही पानी के संपर्क में आकर मान लो झूठा पानी या फिर मेरा फ्रेंड वगैरह पिएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। ऐसे ही साथ में खाना खाते हैं तो वो भी एक तरीके से बीमारियां दूसरे को ट्रांसफर हो जाती हैं। या फिर कायिक संपर्क, कायिक संपर्क मतलब एक की काया दूसरे से संपर्क में आए, यानी एक दूसरे को छूने से। तो वायु से, जल से और भोजन से और कायिक संपर्क से जो बीमारियां फैलते हैं उन बीमारियों को संचरणीय रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए हैजा, सर्दी जुखाम, चिकन पॉक्स और अक्षय रोग। चिकन पॉक्स तो आपने देखा होगा कि इन्हें तो सेपरेट एक रूम के अंदर पेशेंट को रख दिया जाता है, वरना जिसके भी संपर्क में आएगा उनको भी ये बीमारी फैल जाती है। तो मनुष्य में संचरणीय रोग किस किस की हेल्प से फैलते हैं ये अक्सर पूछा भी जाएगा। तो वायु से, जल से, भोजन से और कायिक संपर्क से। ठीक है ना। अब देखते हैं यहां पर संचरणीय रोगों के उपाय बचाव के। तो घरों के आसपास आप स्वच्छता का ध्यान रखें, चूहों से बचें और नंगे पांव ना चलें। ठीक है, मच्छरों से बचें, स्वच्छ पेयजल का उपयोग करें और अपने आसपास कोई भी खराब सामान पड़ा हो उसे जल से दूषित ना होने दें। कुपोषित बच्चों को बचाने के लिए उन पे विशेष ध्यान दें। खुले में शौच बंद करें। साबुन का इस्तेमाल करने की अच्छी आदत अपनाएं। रोजाना स्नान करें। अच्छे कपड़े पहनें। नाखूनों को नियमित रूप से काटें। और दिमागी बुखार से बचने के लिए अगर दिमागी बुखार रखा हो तो आप इंजेक्शन का भी यूज ले सकते हो, जिसके अंदर 3 माह से 12 माह के टीके लगाए जाते हैं और दूसरी बार 16 से 24 माह के लिए नियमित टीकाकरण होता है। तो संचारित रोगों से बचाव के लिए आप ये विभिन्न प्रकार के उपाय अपना सकते हैं। ओके नाउ अब देखते हैं मलेरिया। मलेरिया परजीवी का वाहक एक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा कि मलेरिया फैलाने वाले परजीवी का नाम क्या है, तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। यानी कि जो स्त्रीलिंग मच्छर होते हैं, यानी कि आप इसे मछली बोल दो, जो स्त्रीलिंग मछली है वो फैलाती है मलेरिया। ठीक है, उसका नाम क्या है? एनाफ्लीज मच्छर। क्या नाम है? एनाफ्लीज मच्छर ना। उसके बाद में है डेंगू। डेंगू जो होता है ये वायरस का वाहक होता है। देखिए ये जो मलेरिया था इसको फैलाने वाले मच्छर का नाम क्या था? मादा एनाफ्लीज मच्छर। जबकि डेंगू जो है इसको फैलाने वाले का नाम है मादा एडिस मच्छर। याद रखना है दोनों ही मादा यानी है दोनों ही
फीमेल, लेकिन इसका नाम तो है एनाफ्लीज जबकि इसका नाम है एडिस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अपने आसपास साफ सफाई रखो और मच्छरों को ना पनपने दो, वरना डेंगू की जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं। तो मानव रोग के अंदर पहला है आपका अक्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो। तो याद रखना, अक्षय रोग जीवाणु से होता है यानी बैक्टीरिया से होता है। ये वायु के संपर्क से रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना होता है इसमें। ठीक है, और उचित समय पर टीकाकरण भी दिया जाना होता है। तो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि अक्षय रोग किसके द्वारा फैलता है, तो आप कहोगे जीवाणु द्वारा। किसके संचरण का तरीका क्या है, तो आप कहोगे वायु द्वारा, वायु यानी हवा के माध्यम से। वहीं खसरा जो है ये वायरस जनित रोग है और वायु द्वारा ही फैलता है। चिकन पॉक्स से ये भी वायरस डिजीज है, वायु से ही ये फैलती है। पोलियो ये वायरस ही होता है, ये वायु और प्लस जल यानी पानी और हवा दोनों के हेल्प से फैल सकता है। ना अब देखते हैं हैजा और टाइफाइड, ये दोनों के दोनों जीवाणु जनित रोग हैं यानी बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। ये जल या दूषित भोजन खाने से फैलता है या फिर जल से फैलते हैं। इनके लिए आप अच्छी आदतें अपनाएं और अपने व्यक्तिगत तौर पर स्वच्छता रखेंगे तो आपको ये बीमारियां कम होंगी। नेक्स्ट है आपकी हेपेटाइटिस ए, जो कि वायरस जनित रोग है और पानी से ही ये फैलती है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए आपको उबले हुए जल को पीना चाहिए, यानी पानी को पहले गर्म करो फिर पियो, तभी आप हेपेटाइटिस ए बीमारी से बच सकते हो। नेक्स्ट है आपकी मलेरिया। तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, बताया था ना कि मादा एनाफ्लीज के द्वारा ये फैलता है। ये मच्छर जनित रोग है, मच्छरदानियों का प्रयोग ज्यादा करो, मच्छर भगाने वाले कुछ केमिकल्स यानी रसायनों का उपयोग भी करना चाहिए। तो मनुष्य में जो सूक्ष्म जीव फैलते हैं तब वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी फैला देते हैं, जिनके बारे में यहाँ पर बताया है मैंने टेबल के अंदर। बट आप ये ध्यान में जरूर रखना कि कौन सा जीव किस वायरस से या किस जीवाणु से फैलता है, ये आपके एग्जाम में सीधा का सीधा पूछा जाएगा। ठीक है ना, अब देखते हैं जंतु में रोग कारक जीवाणु कौन से हैं। तो पहला है एंथ्रेक्स, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग जो जीवाणुओं द्वारा होता है। तो मनुष्य के अंदर और मवेशी यानी कि पालतू जानवर या फिर खुले जो जानवर घूमते हैं उन जंतुओं के बारे में कहा गया है, इनके अंदर एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है। ये बैक्टीरिया द्वारा यानी कि जीवाणुओं द्वारा होती है। वहीं सूक्ष्म जीवों द्वारा कुछ पौधों के अंदर भी सामान्य तौर पर रोग फैलाए जाते हैं। चलिए उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले है पादप रोग, नींबू कैंकर। हमारे जो नींबू होते हैं, ये जो नींबू आपके देख सकते हो, इसके अंदर ऐसे येलो येलो ब्लैक ब्लैक कुछ धब्बे से हो जाते हैं। इस बीमारी को कहा जाता है नींबू कैंकर। ये फैलती है जीवाणु के द्वारा और हवा के थ्रू एक नींबू से दूसरे नींबू में चलती रहती है, फैलती रहती है। नेक्स्ट आपकी गेहूं की रस्ट। तो आप देख सकते हो ये गेहूं के पत्ते यहाँ पर दिखाए गए हैं, इनके ऊपर येलो येलो कलर की जंग सी लग जाती है, जैसे लोहे के ऊपर जंग लगती है ना, इसी टाइप की इसके ऊपर ये रस्ट आ जाती है, इसलिए गेहूं की रस्ट कहा जाता है। और यहाँ सूक्ष्म जीव जो होता है कवक की वजह से ये बीमारी फैलती है। ये या तो बीज के अंदर होती है या हवा के माध्यम से एक गेहूं के पौधे से दूसरे में पहुंच जाती है। नेक्स्ट है भिंडी की पीत बीमारी। ये वायरस के द्वारा फैलती है और छोटे छोटे कीटाणु इनको फैलाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भिंडी के पत्ते होते हैं, इनके ऊपर खूब सारे छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, सुराख हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। तो इस तरीके से नींबू कैंकर, नींबू के अंदर किस टाइप की बीमारी है, उसके ऊपर येलो और ब्लैक स्पॉट कलर के धब्बे होना, ये जीवाणुओं से फैलती है। ऐसे गेहूं की रस्ट कवक से फैलती है और इसे आप चित्र में देख भी सकते हो। और भिंडी की पीत वायरस से फैलती है और यहाँ पत्तों के ऊपर खूब सारे छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, होल हो जाते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं खाद्य सामग्री को बचाने के तरीके। पहला, नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। हम इसे अक्सर अचार बनाने में प्रयुक्त करते हैं। कहाँ पर, अचार बनाने में। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पे आपकी मम्मी, आपकी दादी जी, है ना, नानी वगैरह जो अचार बनाते हैं उसके अंदर ऑयल डाल देते हैं, ऑयल यानी कि तेल डाल देते हैं, साथ ही साथ उसमें नमक भी डालते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, ताकि इसमें कम से कम बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, वायरस, फंगस ये सब कम हो और हमारी जो चीज है वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहे, जल्दी से खराब ना हो। ठीक है
तो इसके लिए हम नमक और खाद्य तेल डालते हैं इसके अंदर। नमक भोजन को लंबे समय तक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो नमक क्या करता है, भोजन को लंबे टाइम तक प्रिजर्व रखता है, यानी खराब होने से बचाता है। ओके, नाउ थर्ड जो है वो है हम खाने को गर्म और ठंडा करके भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। यानी हमारा जो खाना होता है अगर हम उसे बॉईल कर दें यानी गर्म कर दें और फिर ठंडा कर लें तो इससे भी उसके जो बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, हम खाने को सुरक्षित रखने के लिए वायुरोधी सील, यानी आपने देखा होगा कि आपकी रोटियां या जो आप बर्गर वगैरह खाते हो उसको अक्सर इस टाइप के एल्युमिनियम फॉइल के अंदर पैक करके देते हैं। ऐसा क्यों करके देते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहें सूक्ष्म जीवों से। ठीक है, तो इन पैकेटों के अंदर इनको पैक करके दिया जाता है। ओके, नाउ अब देखते हैं परिरक्षक। ये परिरक्षक क्या होता है, परिरक्षक नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य तौर पर किया जाता है और इन्हें ही परिरक्षक कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि आपकी नानी जी, आपकी दादी जी, है ना, या आपकी मम्मी जो आपका अचार बनाकर देते हैं किसी भी चीज का, उसमें या तो तेल डाल देते हैं या फिर नमक डाल देते हैं ताकि वो अचार लंबे समय तक बना रहे, खराब ना हो। तो यहाँ पर जो नमक और खाद्य तेल है इन्हें परिरक्षक के नाम से जाना जाएगा, यानी ये इसकी रक्षा करता है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, परिरक्षक। यहाँ पर आप चित्रों में देख सकते हो कि अलग अलग कैन के अंदर और अलग अलग अचार डालकर उनको पैक करके छोड़ा हुआ है। नाउ अगला है आपका नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन, देखिए हमारा जो वायुमंडल है इसके अंदर 21% ऑक्सीजन है। हम जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं हवा के थ्रू, यानी कि ऑक्सीजन, वो कितना है 21%। और लगभग 0.03% के लगभग CO2 गैस है, जबकि 78% यानी कि 78% हमारा नाइट्रोजन गैस है हमारे वायुमंडल में। तो वो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है इसका एक चक्कर बनता है और उसी चक्कर को नाइट्रोजन चक्कर कहा गया है। नाइट्रोजन का वायुमंडल में मृदा, पौधे, जंतुओं में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया ही नाइट्रोजन चक्कर है। चलिए अगले पेज पर अपन इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हो, सबसे पहले वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है वो चलेगी कहाँ पर, वो हमारे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु नीले हरे शैवाल के द्वारा स्थिरीकरण, यानी कि पानी वगैरह के अंदर एक नीले रंग की शैवाल होती है, उसके पास ये नाइट्रोजन चला जाता है। उसके बाद में इन्हें कौन यूज में ले लेता है, जीवाणु इन्हें खाता है, द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में बदल दिया जाता है। देखना यहाँ वायुमंडलीय नाइट्रोजन था जिसको यहाँ पर नाइट्रोजन में बदला गया और नाइट्रोजन को यहाँ पर नाइट्रोजनी में बदल दिया गया जीवाणुओं के द्वारा। फिर ये चले गए हमारे मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी में उपस्थित जो यौगिक होते हैं उन्हें नाइट्रोजन कहा गया। ऐसे ही तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि जो बिजली चमकती है उसके अंदर भी जो नाइट्रोजन होता है वो भी मिट्टी के अंदर चला जाता है। ऐसे ही ये जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन है ये चला जाएगा आपके पेड़ पौधों के पास और उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या करेगा, जैसे पिछले चैप्टर में आपने खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ा था ना, तो यहाँ पर इनमें नाइट्रोजन की मात्रा काफी होती है। ये मिट्टी से पेड़ पौधे उन्हीं चीजों को उपयोग में लेकर जिंदा रहते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। फिर इन पेड़ पौधों को कौन खाएगा, इन पेड़ पौधों को जब जंतु खाते हैं तो ये नाइट्रोजन यहाँ इनके अंदर चला जाता है, यानी जंतुओं द्वारा पौधों का खाना ही नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन है। और फिर क्या होता है, जब ये अपना मलमूत्र करते हैं, गोबर वगैरह करते हैं या फिर ये मर जाते हैं, तो जो जीव होते हैं वो इन नाइट्रोजन के अपशिष्ट को तब्दील करके वापस मिट्टी में मिला देते हैं और ये मिट्टी से फिर गैसीय फॉर्म में जीवाणुओं द्वारा वायुमंडल में दोबारा छोड़ दिया जाता है। यानी कि कंप्लीट जो इस तरीके से जो बना हुआ है इस साइकिल को ही नाइट्रोजन साइकिल कहा गया है। आप और अच्छे से इस फ्लो चार्ट में देखकर भी समझ सकते हैं। जैसे वायुमंडल का नाइट्रोजन था, इन्हें पेड़ पौधों ने खा लिया और पेड़ पौधों ने कौन खा गया, इन्हें जंतु खा गए। जंतु की मृत्यु हुई, वो मिट्टी में मिले तो वहां से कुछ बैक्टीरिया वगैरह इनको विनाइट्रीकरण करके वायुमंडल में मिला देंगे या फिर वायुमंडल से हवा की फॉर्म में एब्जॉर्ब भी करती है। बिजली वगैरह चमकती है उसकी हेल्प से भी यहाँ पर मिलती रहती है। इसके अलावा यहाँ से जो पेड़ पौधे गल गए या फिर मिट्टी के अंदर चले जाएंगे वो नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस फ्लो चार्ट को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन चक्कर क्या होता है। तो कुल मिला के ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर हमने पढ़े सूक्ष्म जीवों की बारे में।
कि सूक्ष्म जीव हम कैसे देख सकते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाता है। फिर हमने देखा था कि सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो हमारे मित्र होते हैं और एक वो जो हमारे शत्रु होते हैं। तो शत्रु जो होते हैं वो तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं, उनके बारे में हमने अलग से पढ़ा, और मित्र जो होते हैं वो हमारी तरह तरह की सहायता करते हैं, उनके बारे में पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। नाउ अगली वीडियो में अपन करेंगे इसके प्रश्न उत्तर जो आपकी एनसीईआरटी बुक के हैं वो वाले। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।